मोदी। कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की। बचपन। बचपन एक इमारत की नींव जैसा होता है। नींव जितनी मजबूत हो, इमारत उतनी ही ऊपर जा सकती है। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी कुछ ऐसी ही है। बचपन की पाठशाला। ऐसा साहस जो करे उसी का नाम नरेंद्र। उम्र थी 7-8 साल। बालक नरेंद्र ने मगरमच्छों से भरे तालाब में तैरकर मंदिर पर ध्वज लहराया और उसी तालाब से मगरमच्छ का एक बच्चा भी पकड़कर घर ले आया और मां के समझाने पर वापस भी छोड़ाया। गांव एक तो लोगों में भेद क्यों? बचपन से ही गांव के पिछड़ों और वंचितों की दशा को लेकर नरेंद्र के दिल में करुणा थी। छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ समाज को जागृत करने के लिए बालक नरेंद्र ने पीला फूल नामक एक नाटक की रचना की थी। कर्म के प्रति समर्पण। बचपन से ही नरेंद्र किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। बचपन में वड़नगर स्टेशन पर पूरी लगन से चाय बेचा करते थे। किसे पता था कि यह बालक आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन इसी ईमानदारी और लगन ने उनका रास्ता आगे भी प्रशस्त किया। मां से मिला ईमानदारी का संस्कार। नरेंद्र जी का अपनी मां के प्रति विशेष प्यार और लगाव है। मां के संस्कार ने ही अनुशासन और ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भर दी थी। 2001 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले वे अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उनकी मां ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री क्या करता है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम कभी रिश्वत नहीं लोगे, ये पाप कभी नहीं करोगे। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां को कभी निराश नहीं किया। वास्तव में उनके हूं खातो न थी, खावा दे तो न थी। न तो मैं रिश्वत लेता हूं और न ही मैं दूसरों को ऐसा करने दूंगा। ये रवैये से भ्रष्टाचारी डरते हैं और आम जनता उनसे प्यार करती है। देशभक्ति की शक्ति। बचपन से ही नरेंद्र के अंदर देश के लिए मर मिटने का, कुछ कर गुजरने का जज्बा था। 1962 के युद्ध के समय सेना के जवानों का हौसला देखकर उनकी ये भावना और प्रबल हो गई। मेहसाना रेलवे स्टेशन पर सैनिकों को चाय पिलाते हुए उन्होंने ठान लिया, अब ये जीवन देश को समर्पित करना है। किताबों के समंदर के गोताखोर। जब भी समय मिलता मोदी स्कूल की लाइब्रेरी में जा बैठते, महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़ते, उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़ते और उनके महान विचारों को आत्मसात करने की कोशिश करते। हिमालय की गोद में। युवावस्था में कदम रखने के साथ जीवन को लेकर नरेंद्र का चिंतन मनन और गहरा होता गया। एक समय ऐसा भी आया जब अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर युवा नरेंद्र जीवन को जानने के लिए निकल पड़े। प्रकृति के सानिध्य में, हिमालय की गोद में, बस 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारे सवालों के साथ। देश की सेवा कैसे करूं? कहां से शुरू करूं? देश सेवा का रास्ता क्या होगा? साधु बनूं या सैनिक? हिमालय में प्रवास के दौरान जीवन का लक्ष्य साफ हो चुका था। आखिरकार अपनाया सेवा का रास्ता। लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी ने आपातकाल के खिलाफ न सिर्फ लड़ाई लड़ी, बल्कि कार्यकर्ताओं को एक साथ लाकर आंदोलन को भी तेज धार दी। कलम, कविता, कला, करुणा। नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक संवेदनशील लेखक, कवि और सामाजिक चिंतक भी हैं। उन्होंने बचपन में ही समाज में फैले भेदभाव को उजागर करने के लिए पीला फूल नामक नाटक लिखा। गुजराती में जहां आंख आ धन्य छे जैसा काव्य संग्रह लिखा, तो वहीं साक्षी भाव, सामाजिक समरसता जैसी पुस्तकों की भी रचना की। भाजपा का एक मेहनती कार्यकर्ता
एक कुशल संगठनकर्ता भाजपा और नरेंद्र मोदी मानो मां और बेटा। पार्टी ने चाहे जो काम दिया हो, संगठन का या सेवा का, उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की। 2 सांसदों वाली पार्टी का 303 सांसदों तक का सफर नरेंद्र मोदी के जज्बे और परिश्रम की कहानी है। परिष्कार, परिवर्तन और परिश्रम। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कई सारे अभूतपूर्व कदम उठाए और विकास के नए नए कीर्तिमान रचे। खेती से लेकर पानी मुहैया कराने तक, पावर जनरेशन से लेकर प्रदूषण नियंत्रण तक, हर मोर्चे पर गुजरात ने नई बुलंदियों को छुआ। गुजरात मॉडल। 2001 में जब गुजरात का मनोबल कमजोर पड़ चुका था, उस समय नरेंद्र मोदी ने राज्य की बागडोर संभाली और उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। गुजरात बहुत कम समय में अपने सर्वांगीण विकास से न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विकास का एक नया मॉडल साबित हुआ। ग्लोबल विजन। आज हर राज्य में एक इन्वेस्टर समिट होता है, लेकिन जब गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त इसके बारे में न किसी ने सोचा था, न कोई जानता था। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से प्रदेश में देश का पहला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तैयार किया और गुजरात दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना। ड्रीम बिग, वाटर ग्रिड। ये नरेंद्र मोदी के विजन का ही परिणाम है कि गुजरात में पानी की कमी दूर करने के लिए उन्होंने राज्य में विश्व की सबसे बड़ी वाटर ग्रिड तैयार कर दी। इसके जरिए गुजरात के कोने कोने तक नर्मदा का पानी पहुंचा दिया। सुदूर और सूखे कच्छ तक नर्मदा का पहुंचना एक चमत्कार से कम नहीं है। ड्रीम बिग सोलर पार्क। सौर ऊर्जा शक्ति, देश की तरक्की। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गुजरात के चारणका में देश ही नहीं बल्कि उस समय एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण हुआ। इसके साथ ही कैनाल रूफटॉप सोलर प्लांट जैसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट भी जहां गुजरात में ही शुरू किया गया, वहीं घरों में भी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। ड्रीम बिग रिवर फ्रंट। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर जिस रिवर फ्रंट का निर्माण कराया, वो आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बना है। कल तक जो जगह अतिक्रमण और गंदगी की वजह से जानी जाती थी, आज वहां फिल्मों की शूटिंग हो रही है। न केवल साबरमती नदी के पानी को स्वच्छ किया गया है, बल्कि वो देश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बन गया है। ड्रीम बिग सरदार सरोवर डैम। कौन नहीं जानता कि गुजरात के सरदार सरोवर डैम का काम पिछले कई दशकों से अटका हुआ था। यह डैम गुजरात की जीवन रेखा के समान था, लेकिन कांग्रेस ने इसे सालों से अटका रखा था। इसे पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अनशन तक किया। इस काम में पहली बार तेजी उस समय आई जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सारे अवरोधों को दूर करते हुए डैम को पूर्ण ऊंचाई तक पहुंचाया। ड्रीम बिग BRTS। दिल्ली में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS एक बुरा सपना बनकर आया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की बदौलत यही BRTS गुजरात में लोगों के लिए एक सुहाना सफर बन गया। ड्रीम बिग एयरपोर्ट जैसे बस स्टेशन। बस अड्डे का नाम सुनते ही भीड़ भाड़ और अव्यवस्था की तस्वीरें घूमने लग जाती हैं, लेकिन गुजरात के शहरों के बस अड्डों की तस्वीरों ने पूरे देश के सामने एक नया मानदंड स्थापित कर दिया। अब यहां बस अड्डा हाईटेक तरीके से निर्मित किया गया है और एयरपोर्ट को टक्कर देता नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बस अड्डों को हवाई अड्डों की तरह अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का सपना देखा था। पावरफुल CM। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अधिकतर लोगों का उनसे यही निवेदन होता था कि बिजली कम से कम इतनी मिल जाए कि रात के खाने के समय अंधेरा न रहे। और फिर ऐसा दिन भी आया जब देखते ही देखते न सिर्फ गुजरात के 18,000 गांवों में ज्योतिग्राम के माध्यम से बिजली पहुंचाई गई,
बल्कि बिजली सरप्लस वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया। स्कूल चले हम। नरेंद्र मोदी ने बेटियों की शिक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। हर साल गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस में नरेंद्र मोदी अपने सारे मंत्रियों और अधिकारियों को लेकर गांव-गांव इसलिए घूमते थे ताकि बच्चियां स्कूल जा सकें, उनके माता पिता को प्रेरित किया जा सके। कन्या केलवनी और शाला प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रमों से बेटियों की शिक्षा पर बल दिया गया। इसका नतीजा यह रहा कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट 20 से घटकर 2% रह गया। ऐतिहासिक जनादेश, भाजपा को मिला बहुमत। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया और लोकसभा की कुल 282 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी ने लोगों के इस जनादेश को स्वीकारते हुए अपने ट्वीट में कहा, इंडिया हैज वन। आजादी के बाद पहली बार कड़ा परिश्रम, बड़े परिणाम, साफ नीयत, सही विकास। क्या किसी ने सोचा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही काले धन के खिलाफ एसआईटी गठित हो जाएगी? क्या किसी ने सोचा था कि सरकार नोटबंदी जैसे कदम उठाएगी? आज देश में बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़ा कानून है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी टेक्नोलॉजी आधारित योजनाएं हैं। इसी विश्वास का नतीजा है कि देशवासियों की सोच और व्यवहार में व्यापक बदलाव आया है। इनकम टैक्स देने वालों की संख्या दोगुनी हो जाना इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरे देश के जवान, तुझको शत शत प्रणाम। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा 40 सालों से लंबित था, लेकिन नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में पूर्व सैनिकों की ये मांग पूरी हो गई। देश की सुरक्षा में जुटे जवान प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, इसका पता इसी से चलता है कि वे हर साल अपनी दिवाली जवानों के बीच ही मनाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और अपनी खुशियां साझा करते हैं। इससे पहले ऐसा उदाहरण हमें कभी देखने को नहीं मिला। शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत के पास अपने सैनिकों की वीरता और त्याग का सम्मान करने के लिए कोई नेशनल वॉर मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल नहीं था। नरेंद्र मोदी ने उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला किया जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपना जीवन न्योछावर कर दिया। पीएम मोदी ने उनके सम्मान में 25 फरवरी 2019 को नेशनल वॉर मेमोरियल देश को समर्पित किया। इसी प्रकार अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों की याद में उन्होंने नेशनल पुलिस मेमोरियल का भी निर्माण कराया। नारी शक्ति से देश की तरक्की। एक तरफ पीएम मोदी ने बच्चियों को बचाने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल की, वहीं दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना के जरिए करोड़ों गरीब महिलाओं को जानलेवा धुएं से मुक्ति दिलाई। इसी प्रकार एक ओर जहां उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के माध्यम से नौकरी पेशा गर्भवती महिलाओं के लिए सवैतनिक अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया, वहीं दूसरी ओर पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर घर आवंटित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। हर गरीब के सिर पर हो अपनी छत। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि हर परिवार के पास ऐसा पक्का घर होना चाहिए जिसमें पानी का कनेक्शन हो, शौचालय की सुविधा हो और 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था हो। यह उनका संकल्प ही है कि आज तक पीएम आवास योजना के तहत 1.70 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। बापू का सपना किया साकार, स्वच्छ भारत ले रहा आकार। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छ भारत और टॉयलेट बनाने की बात करेगा। लाल किले के अपने पहले संबोधन में उन्होंने न सिर्फ स्वच्छ भारत का आह्वान किया, बल्कि 2 अक्टूबर 2014 को
इसे राष्ट्रीय अभियान के रूप में लॉन्च कर दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसके लिए अपने हाथ में झाड़ू थाम ली, तो देखते ही देखते ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। दिव्यांग जनों के सच्चे साथी। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है कि दिव्यांग जन भी बाकी और लोगों की तरह ही सक्षम, साहसी, दृढ़निश्चयी और जबरदस्त संकल्प से भरे होते हैं। पीएम मोदी ने ही लोगों की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए विकलांग के बजाय दिव्यांग शब्द के इस्तेमाल का आग्रह किया था। दिव्यांग जनों के प्रति अधिक संवेदनशीलता सुनिश्चित हो, यह प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा है। यही वजह है कि सार्वजनिक जगहों को उनके अनुकूल बनाए जाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। उनके लिए सबसे अधिक शिविर आयोजित किए गए हैं। साथ ही उन्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए देश भर में प्रोत्साहन राशि और सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। वीआईपी कल्चर को गुड बाय। नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है, तब से उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म करने पर जोर दिया। पीएम मोदी मानते हैं कि न्यू इंडिया के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, उसमें कोई वीआईपी नहीं, बल्कि सभी ईपीआई यानी कि एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट है। जो लाल बत्ती वीआईपी संस्कृति का प्रतीक बन गई थी, उसे मोदी सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया। भुला दिए गए नायकों का सम्मान। देश के जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए संघर्ष किया, देश को जातिवाद और कुरीतियों से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन खपा दिया, उन्हें सिर्फ एक परिवार को याद रखने की खातिर लंबे समय तक भुला दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इन महानायकों को वो सम्मान और स्थान दिया जो उन्हें दशकों पहले मिल जाना चाहिए था। बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर न सिर्फ उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी, बल्कि उनके विचारों पर चलते हुए पीड़ितों और वंचितों के विकास के लिए ढेर सारे कदम उठाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करते हुए आजाद हिंद सरकार की घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। सेलुलर जेल जाकर काला पानी की सजा काटने वाले वीर सावरकर समेत उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने राष्ट्र की खातिर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गांधी के सपनों को पूरा किया। नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा। राष्ट्रीय जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर महात्मा गांधी की अंतर्दृष्टि का प्रभाव ना रहा हो। वर्षों का अंधेरा छटा, घर घर में सूरज उगा। नरेंद्र मोदी ने देश के उन सभी 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया जो आजादी के दशकों बाद भी अंधेरे में डूबे थे। उन्होंने न केवल 1000 दिनों के भीतर सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी, बल्कि उससे आगे बढ़ते हुए लगभग हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। सभी के लिए सुलभ और सहज हेल्थ केयर, सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने न केवल स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया है, बल्कि महंगी दवाइयों और चिकित्सा के खर्च को भी कम किया है। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिससे 50 करोड़ गरीबों को लाभ मिल रहा है। यह न केवल हेल्थ केयर स्कीम है, बल्कि भारत के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण भारत में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की रणनीति है। जन औषधि केंद्र में बाजार मूल्य की तुलना में 50 से 80% कम कीमत पर दवाइयां मिलती हैं। वहीं हार्ट स्टेंट्स और घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों में भी भारी कमी आ चुकी है। पद्म अवार्ड्स अब पीपल्स अवार्ड्स। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पद्म पुरस्कार देश के उन नायकों को देने की नई परंपरा शुरू हुई जो प्रसिद्धि से दूर समाज सेवा में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पद्म पुरस्कारों के नामांकन की पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया। उन्होंने लोकतंत्र के महत्व को बताते हुए देश के आम नागरिकों को पद्म पुरस्कार के लिए नामांकित करने का अवसर प्रदान किया। भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भारत ने उच्चतम औसत विकास दर के साथ ही
न्यूनतम महंगाई दर भी देखी। विकास की लगातार तेज गति सरकार द्वारा किए गए जीएसटी, एफडीआई जैसे सुधारों और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जैसे बड़े नीतिगत सुधारों का नतीजा रही है। आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब। आज का भारत एक ताकतवर न्यू इंडिया है। अपने जाबाज सैनिकों के दम पर हिंदुस्तान मजबूती के साथ खड़ा है, जहां आतंक को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आतंक के खात्मे के लिए अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने से भी नहीं चूकता है। जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की और आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया, तो दुनिया ने भी भारत की मजबूत इच्छा शक्ति को जमकर सराहा। आजकल 1 रुपए में क्या मिलता है? आज भी 1 रुपये का कितना महत्व है, यह आपको मोदी सरकार की योजनाओं में दिख सकता है। महज 1 रुपया प्रतिदिन या 1 रुपया प्रति माह के खर्च पर अब गरीब से गरीब व्यक्ति बीमा और वित्तीय सुरक्षा का लाभ उठा रहा है। आजादी के दशकों बाद भी देश की एक बड़ी आबादी बैंकिंग सेवाओं से वंचित थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जन धन योजना ने इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाकर रख दिया। आज 36 करोड़ से भी अधिक गरीबों के नए बैंक खाते खोले जा चुके हैं। किसान की आय दोगुनी तो देश की तरक्की कई गुनी। हमारे किसान खुद कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजरकर अपना पेट भरते हैं। कम उपज की कम कीमत, खेतों की बिगड़ती सेहत, भंडारण की कमी और फसल की बर्बादी जैसे कई कारण हैं जो उनके लिए चुनौती बनकर आते हैं। किसानों की ऐसी मुश्किलों को कम करने के लिए पीएम मोदी ने बीज से बाजार तक के पूरे फसल चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इनमें गुणवत्ता वाले बीजों की खरीदारी, नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था, उर्वरकों के लिए सब्सिडी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और फसल बीमा से लेकर ENAM के जरिए अपनी फसलों को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराने में मदद करना शामिल है। स्टार्टअप इंडिया। पीएम मोदी के कार्यकाल में पहली बार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू हुई, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप पर पीएम मोदी के प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आज टियर 2 और टियर 3 शहरों में बड़ी संख्या में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और उनमें से कईयों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। युवा शक्ति पर अटूट विश्वास। नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारत के नौजवानों के पास नामुमकिन को मुमकिन करने की असीम क्षमता और ऊर्जा है। मोदी सरकार की हर नीति और योजना में युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम मोदी ने भारत में पहली बार जहां शिक्षा सुधारों के जरिए शिक्षण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी बनाने की मुहिम छेड़ी, वहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मंत्रालय बनाने के साथ देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले। मोदी युवा खिलाड़ियों के साथ एक अद्भुत सामंजस्य कायम करते हैं और हर उपलब्धि पर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। यदि भारत खेल की दुनिया में एक बड़ी शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है, तो इसमें खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम की बड़ी भूमिका है। एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, एक ग्रिड, एक संविधान। भारत की ताकत उसकी एकता में है। सरदार पटेल भारत के राजनीतिक एकीकरण के सूत्रधार थे। वहीं जीएसटी लागू करने के साथ ही पीएम मोदी भारत के आर्थिक एकीकरण के इंजीनियर बन गए। जीएसटी से एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार का सपना सच हुआ। इसी प्रकार सरकार ने बिजली आपूर्ति के सुधार की दिशा में मिशन मोड में काम करते हुए एक राष्ट्र, एक ग्रिड की अवधारणा को पूरा कर दिखाया। दिखा दो दुनिया को भारत का सामर्थ्य। प्रधानमंत्री मोदी का यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के पास दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की क्षमता है। आज मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल से लेकर रक्षा उत्पाद के निर्माण तक, इनोवेशन से लेकर इंजीनियरिंग तक बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का सिलसिला जारी है। डिजिटल हुई पहचान, डिजिटल से भुगतान, डिजिटल से जीवन आसान। पीएम मोदी टेक्नोलॉजी को समाज के आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्ति तक पहुंचने का साधन मानते हैं।
वो इसे आर्थिक और सामाजिक समानता की दिशा में एक उपकरण के रूप में देखते हैं। JAM यानी जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी का आधार डिजिटल इंडिया की नींव पर बना है, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। पूर्ण रूप से भारतीय इनोवेशन भीम UPI न केवल भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति को गति दे रहा है, बल्कि रुपे कार्ड के साथ दुनिया के दूसरे छोर तक भी पहुंच गया है। भारत नेट प्रोग्राम के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहले ही 1.2 लाख पंचायतों तक पहुंच चुका है। इस प्रकार हम एक अभूतपूर्व डिजिटल युग में प्रवेश करने को तैयार हैं। देश की संस्कृति को गर्व से दिखाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता, भांति भांति के भोजन, भाषाएं, पोशाक और सांस्कृतिक समृद्धि भारत को एक समग्र पर्यटन स्थल बनाती है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। यह पीएम मोदी के दिल के बहुत करीब भी है। भारत के रंग मोदी के संग। नरेंद्र मोदी के जीवन में भारत की समृद्धि, विरासत और संस्कृति के लिए एक विशेष स्थान है। चाहे पूर्वोत्तर में पारंपरिक सांस्कृतिक पगड़ी पहनना हो, देसी भाषाओं में अभिवादन करना हो, सांस्कृतिक प्रतीक चिन्ह हो या कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी स्थानीय कला को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना हो, नरेंद्र मोदी मानो भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत के राजदूत बन चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और जापानी पीएम आबे को वाराणसी लाकर, या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इजरायल के पीएम नेतन्याहू को साबरमती रिवर फ्रंट पर आमंत्रित कर, या फिर ऑस्ट्रेलियाई पीएम को अक्षरधाम मंदिर बुलाकर नरेंद्र मोदी ने गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया है। जितना ऊंचा कद, उतनी विशाल प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उस महान व्यक्ति के लिए देश की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एकजुट करने का काम किया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने साल 2010 में सरदार पटेल की स्मृति में एक प्रतिमा बनाने का विचार रखा था। 2018 में सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। लौह पुरुष की इस प्रतिमा का आकर्षण कुछ ऐसा है कि इसे देखने एक दिन में 34,000 पर्यटक तक पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले 9 महीनों में 20 लाख से अधिक लोग इस स्टैच्यू को देख चुके हैं। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को टाइम पत्रिका ने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2019 में शामिल किया है। संसाधन वही, निर्माण की रफ्तार नई। ग्रामीण सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग और जलमार्ग समृद्धि के रास्ते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतमाला यानी सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए और सागरमाला यानी बंदरगाहों के विकास के लिए इन पर अभूतपूर्व ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण सड़कों और राजमार्गों के निर्माण की गति पिछले 5 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। हमारे गांवों को शहरों से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 2014 के बाद से लगभग 2 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें। उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के रूप में लोकप्रिय योजना के माध्यम से अब हवाई चप्पल वाला यात्री भी हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। जय हो ऊर्जा गंगा मैया की। पूर्वी भारत के 7 राज्यों के लाखों घरों में पाइप गैस लाइन का निर्माण एक सपना है, जो जल्द ही एक वास्तविकता बन जाएगा। ऊर्जा गंगा नामक 2540 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना 5 राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 40 जिलों और 2600 गांवों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में वाराणसी में इस परियोजना की आधारशिला रखी।
इससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इतना ही नहीं, ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वोत्तर के इलाकों में जो गैस की आपूर्ति की जा रही है, उससे बरौनी के फर्टिलाइजर कारखाने को भी जोड़ा जा रहा है। मोदी के साथ दुनिया योग पथ पर। आज दुनिया भारत के साथ योग पर्व मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील को संयुक्त राष्ट्र में 177 राष्ट्रों ने खुले मन से स्वीकार किया। हर साल 21 जून को खुद प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों के साथ योग करते हैं, जिसका अनुकरण पूरी दुनिया करती है। यह भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक नया अध्याय है, जिसमें हर साल लाखों करोड़ों लोग योग पर्व मनाते हैं। अब अंतरिक्ष में भी भारत का दबदबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। दुनिया उस वक्त आश्चर्यचकित रह गई जब भारत ने एक ही बार में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड बनाया। मंगलयान की सफलता के बाद भारत ने चंद्रयान 2 को भी प्रक्षेपित किया और पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का ऐतिहासिक प्रयास किया। इसके तहत भारत ने उस स्थान तक पहुंचने का प्रयास किया जहां इससे पहले किसी देश ने जाने का सोचा तक नहीं था। 2018 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी 2022 में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान की घोषणा कर चुके हैं। वहीं अब भारत के पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी मार गिराने की क्षमता हासिल हो चुकी है। पर्यावरण का सिपाही प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से प्रकृति के रंग में रचे बसे हैं। इसका असर उनकी नीतियों में भी स्पष्ट रूप से झलकता है। पर्यावरण को लेकर उनकी नीति का ही नतीजा है कि भारत में जंगलों का दायरा 5 साल में 16,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया, जबकि बाघों की संख्या भी दोगुनी हो गई। भारत की विशाल प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने का वे कोई मौका नहीं छोड़ते। इसीलिए उन्होंने बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड के स्पेशल एपिसोड में शामिल होकर अपनी धरती को बचाने का संदेश दिया। यह इस सीरीज का सबसे अधिक देखा जाने वाला एपिसोड बन गया। मां गंगा ने बुलाया है। साल 2014 में वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था, न किसी ने मुझे यहां भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। 2019 में नामांकन के दौरान उन्होंने फिर से अपनी यही निष्ठा प्रकट की। मां गंगा के प्रति अगाध प्रेम, स्नेह और लगाव ने नरेंद्र मोदी को मां गंगा का रक्षक बना दिया। गंगा आरती के लिए दुनिया के नेताओं को बुलाकर उन्होंने अपनी संस्कृति की समृद्धि का परिचय पूरी दुनिया से कराया है। काशी का कायाकल्प। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी को चुना, तब शहर में खुशी की लहर सी दौड़ गई और वहां के लोगों ने अपना मानकर उन्हें गले लगा लिया। तब से इस शहर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद वाराणसी में बेहतर सड़कों और व्यापार सुविधा केंद्रों का निर्माण, गंगा के घाटों का कायाकल्प, शहर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, स्वच्छ गंगा और महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के अवसर, बुनकरों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम और संसदीय क्षेत्र में अन्य विकास परियोजनाओं ने जोर पकड़ा। तन मन से स्वयं सेवक। मैं अपने देश से कुछ भी नहीं मांगता, बल्कि मैं इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। यह होती है स्वयं सेवा की भावना। यही वो भावना है जिसे नरेंद्र मोदी जीते हैं और अपने सार्वजनिक जीवन में दशकों से इसे लागू करते आए हैं। आरएसएस के एक स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने कठिन जीवन जिया और आपातकाल में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी। फिर एक बार चौकीदार की सरकार। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ शुरुआत की और 2014 में प्रचंड जनादेश प्राप्त किया। तब से भारत के हर क्षेत्र में, समाज के हर तबके के लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। 56 इंच के सीने का दम, अनुच्छेद 370 हुआ खत्म। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है। यह गर्मजोशी से भरे लोगों का खूबसूरत राज्य है। दुर्भाग्य से एक ऐतिहासिक भूल की बड़ी कीमत
जम्मू कश्मीर के लोगों को चुकानी पड़ी। नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाकर एक ही झटके में इतिहास रचने का काम किया। मोदी सरकार के इस कदम के द्वारा सही मायने में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। यह एक ऐसा निर्णय था जो राजनीतिक साहस को दर्शाता है और जिसने कश्मीर के अंदर एवं सीमा पार से परेशानी पैदा करने वालों की कमर तोड़कर रख दी। 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, माता बहनों की दुआएं पाई। 80 के दशक में शाहबानो प्रकरण हुआ था और उस वक्त की एक घटना ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। इससे 3 तलाक की वो मध्ययुगीन प्रथा चर्चा में आ गई थी जिसका इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता था। दुर्भाग्य की बात थी कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उस वक्त करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिल सका और यह कुप्रथा ऐसे ही चलती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 3 दशक बाद इस कुप्रथा पर पूर्ण विराम लगा दिया। जल शक्ति से जल क्रांति 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए एक वादे को पूरा करते हुए नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय का सृजन किया ताकि पानी से जुड़ी समस्याओं को तत्काल और व्यापक रूप से हल किया जा सके। मोदी सरकार के बनते ही जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान की वजह से जल संरक्षण आज एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2024 तक सभी को पेयजल सुनिश्चित कराने का लक्ष्य का भी ऐलान किया है। तेज है, तत्पर है, तैयार है। नया भारत, मोदी का भारत। नया भारत तेज गति से दौड़ने को तैयार है। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अब हम आकांक्षाओं को पूरा करने की ओर भी बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से भारत ने 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सफर तय किया है और अब उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना संजोया है जिसे 2024 तक पूरा करना है।